नमस्कार, जय हिंद, सभी को राम राम। एक बार हमारे YouTube चैनल में फिर से DS क्लास सेंटर में आपका स्वागत है। तो हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा और बेल आइकन को दबा लिया होगा, जिससे हमारी नई नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए आज हम बिना समय गवाए हुए हमारे टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में हमारा जो लेसन है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रकार, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रक, एंड भारत में जो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो क्षेत्रक है उनके जो परिवर्तन और जो हो रहा है उनके बारे में जानेंगे। उत्पादन में जो तृतीय व्यवस्था है वो किस प्रकार से भूमिका निभा रही है उनके बारे में जानेंगे। प्रच्छन्न बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी के बारे में, एंड मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम, इसके बारे में हम पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। एंड संगठित व असंगठित क्षेत्रों के बारे में तथा स्वामित्व के आधार पर जो क्षेत्र बांटे गए उनके बारे में आज पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। तो हम पहला पॉइंट ले लेते हैं, अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। देखिए, अर्थव्यवस्था क्या होती है कि हमारे जो देश को चलाने के लिए जो पैसे और जो उसके लिए खर्च किए जाते हैं वो हमारी अर्थव्यवस्था होती है। अर्थव्यवस्था ज्यादातर वो बाहर रह रहे जो लोग हैं, वो विदेशों में काम कर रहे हैं, वो ज्यादातर हमारी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में बहुत ही सहायक होते हैं, क्योंकि वो दूसरे देशों में काम करते हैं और वहां से जो इनकम होती है वो पैसा होता है जो हमारे देश में लाके देते हैं। तो उससे क्या है कि हमारे देश में पैसा आएगा, और हमारे देश में पैसा आएगा तो हमारी इनकम बढ़ेगी, और देश की इनकम बढ़ेगी तो हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत ही ज्यादा सुधार आएगा। देखिए, तृतीय व्यवस्था, जो तृतीय क्षेत्र है वो किस प्रकार से हमारे इकोनॉमी में सहायक होते हैं, तो हम अभी पढ़ेंगे प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों के बारे में पूर्ण रूप से विचार करेंगे। जो तृतीय क्षेत्र के जो व्यवस्था है, तृतीय क्षेत्र में जो आते हैं वो हमारी किस प्रकार से इकोनॉमी में भूमिका निभाते हैं। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र। तो बात करते हैं हम प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र क्या है, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर क्या क्या चीज आती है और प्राथमिक क्षेत्र किस प्रकार से हमारी इकोनॉमी में सहायक है। तो देखिए, जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें वस्तुओं का हम सीधा उपयोग करते हैं, जो प्रकृति से प्राप्त होती है उन वस्तुओं का हम सीधा उपयोग में ले लेते हैं। तो ऐसे जो पदार्थ और वस्तु आती है वो प्राथमिक क्षेत्र में आती है, जैसे कि वर्षा है, सूर्य का प्रकाश है, इनको हम सीधा प्रकृति से ले लेते हैं। कृषि कार्य है, पशुपालन है, पशुचारण है, मछली पालन है, भेड़ पालन है, कुक्कुट पालन है, जैसे ये क्या है, हम इनको सीधा प्रकृति से प्राप्त और सीधा उपयोग में लेते हैं। तो जो भी हमें बिना किसी मजदूर या बिना किसी कारखाने के हमें सीधा उपयोग में ली जाए हुई वस्तु होती है वो प्राथमिक क्षेत्रों में आती है। अक्सर इससे प्रश्न पूछा जाता है कि 2 प्राथमिक क्षेत्रों के नाम बताइए या 3 प्राथमिक क्षेत्रों के नाम बताइए। ठीक है, तो जो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आते हैं उनको प्रकृति से हम सीधा उपयोग करते हैं और यही प्राथमिक क्षेत्र में आ जाते हैं। तो इनको हम सहायक क्षेत्र भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे जो कोई भी काम होता है उसके लिए हमें प्राथमिक क्षेत्रों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। द्वितीय क्षेत्रकों का हम प्रकृति से जो प्राप्त होते हैं उनको हम सीधा उपयोग में नहीं लेते हैं, बल्कि उनको हम किसी भी तरह से या किसी उद्योग के द्वारा या किसी कारखाना के माध्यम से हम उसको परिवर्तन कर देते हैं, और परिवर्तन करने के बाद में हम उसको उपयोग में लेते हैं। यानी किसी प्रदत्त, जो प्रकृति से प्रदत्त वस्तु होती है उनको हम विनिर्माण द्वारा यानी उद्योग द्वारा अन्य रूप में परिवर्तन कर देते हैं, तब उनका उपयोग करते हैं। तो ऐसी वस्तु द्वितीय क्षेत्र में आ जाती है जिनका मूल्य अधिक और लागत के साथ में बढ़ जाता है। इसके अंदर हम प्रकृति से जो प्रदत्त होती है, जो वस्तु होती है, उनको हम सीधा उपयोग में नहीं लेते और इनका हम परिवर्तन करते हैं किसी उद्योग के माध्यम से या किसी कारखाने के माध्यम से हम इस वस्तु को परिवर्तन कर देते हैं, तब इनको उपयोग में लेते हैं। जैसे कि माने कि गन्ना हमने प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं क्योंकि हम इसको सीधा उपयोग भी कर सकते हैं, तो इसको हम प्राथमिक क्षेत्र से हम द्वितीय क्षेत्र में ले जाएंगे। तो गन्ने को हम किसी उद्योग या कारखाने के अंदर उसका रूप परिवर्तन कर देंगे और इससे चीनी और गुड़ बनाएंगे। तो जो गन्ना था वो तो पहले था, तो क्या था, प्राथमिक क्षेत्र, और इसको हमने किसी कारखाने के माध्यम से, फैक्ट्री इंडस्ट्री के माध्यम से इसको हमने चेंज कर दिया, यानी गुड़ और चीनी बना दी, तो ये द्वितीय क्षेत्र में आ गया था। इसी प्रकार से हम अनाज हम खेतों में करते हैं और हम सीधा इसका उपयोग कर लेते हैं। तो ये तो हो गया प्राथमिक क्षेत्र के अंदर का, लेकिन इसको हम इसमें
चीनी, लागत, तेल या फिर कुछ ऐसा मिलाकर हम इसको बिस्कुट रूप में परिवर्तन कर देते हैं किसी कारखाने के माध्यम, किसी फैक्ट्री के माध्यम से, तो ये जो बिस्कुट प्राप्त होता है ये हमारा द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत सभी औद्योगिक इकाई आ जाती है, जिसमें सभी उद्योग आ जाते हैं, सभी कल कारखाने आ जाते हैं। इसमें इंजीनियर उद्योग, वस्त्र उद्योग, कपड़ा उद्योग, कपड़ा गुड़ खांडसारी उद्योग, रासायनिक उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, परिवहन और कारखाने उद्योग, जो भी सेवा चल रही है, ऐसे सारे सभी जो उनके पार्ट बनाए जाते हैं उद्योग, बुलेट ट्रेन, लोहे जैसे कुछ भी कारखाने वस्तु हम बनाते हैं तो वो सारे द्वितीय क्षेत्र में आ जाते हैं। और इसीलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र के, क्योंकि इसमें ज्यादातर हम उद्योग स्थापित करते हैं और उनसे हम वस्तु प्राप्त करते हैं। तृतीय क्षेत्र, ये प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र है, उनकी अनुपूर्ण बनाए, उनको एक तरह से मैनेजमेंट करने के लिए बहुत ही सहायक होता है। इससे में क्या है कि जो प्रकृति से प्रदत्त होती है प्राथमिक क्षेत्र में, उन वस्तुओं को हम द्वितीय क्षेत्र में लाते हैं कारखानों के माध्यम से, और जब कारखानों में से वस्तु बनकर तैयार हो जाती है तो हम इन वस्तुओं को तृतीय क्षेत्र के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं। ये प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के लिए बहुत ही लाभकारी है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में जो भी है उनको जो पूर्ण रूप से बाजारों में विकसित करने का कार्य करता है वो तृतीय क्षेत्र की कार्य करता है। यानी कि जैसे कि हमने जो गन्ना था, गन्ने से हमने प्राथमिक क्षेत्र में था गन्ना, फिर उसको हमने गन्ने से बना दिया चीनी जो द्वितीय क्षेत्र में आ गया, और चीनी से बना दिया हमने इसको बनाकर चीनी के इसको हमने बाजारों में भेज दिया। तो बाजार में जो भेजने का कार्य करता है, जो सेवा देने का कार्य करता है, वो तृतीय क्षेत्र में आ जाता है। ये लोगों को सेवा प्रदान करता है, इसलिए हम इसको सेवा सेक्टर या सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत चिकित्सा, वकील, अध्यापक, टेलीफोन, बैंकिंग, बीमा, परिवहन सेवा, संचार सेवा, सॉफ्टवेयर, क्लर्क, सिपाही, सैनिक आदि सभी इसमें आ जाते हैं, इसलिए हम सेवा सेक्टर के नाम से भी इसको जानते हैं। देखिए पाठ्य पुस्तक में लगातार सैग है, URI, इसका मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद, यानी सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP, ग्रॉस डेमोक्रेटिक प्रोडक्ट। इसका मैंने पिक लगा दिया, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसकी फुल फॉर्म। एंड जो सकल घरेलू उत्पाद है ये किस प्रकार क्या है। जो सकल घरेलू उत्पाद होता है वो अंतिम वस्तुओं का योग होता है, ठीक है। जैसे कि गेहूं मान लीजिए हमें 10 रुपए किलो मिल रहे, तो हमें टोटल 50 किलो चाहिए, तो 10 पंजू 50, 10 मल्टीप्लाई 50 कर देंगे तो 10 पंजू 50 हो जाएंगे। 50,000 के जो हमें गेहूं जो अंतिम मूल्य है वो 50,000 रुपये है। नारियल 10 रुपए का ले रहे हैं, तो अब हमें चाहिए 500 नारियल, तो 500 मल्टीप्लाई हम 10 कर देंगे तो हमें 50,000 मिलेंगे। तो अंतिम जो वस्तु होता है वो होता है 50,000, और 50,000 ये है हमारा GDP अर्थात सकल घरेलू उत्पाद। आइए एक उदाहरण से और समझते हैं कि हमने बिस्कुट लिया, बिस्कुट को तैयार करने के लिए हमने प्राथमिक क्षेत्र यानी कि अनाज का उपयोग लिया, अनाज से उपयोग से हम बिस्किट लिया। अब अनाज खरीदा हमने तो वो 10 रुपए में खरीदा। अब जब बिस्किट बना है तो इसमें जो चीनी लगी है, तेल लगा है और जो पानी लगा है, इसका हमने मूल्य जोड़कर इसको 60 रुपए में कर दिया, यानी कि जो 10 रुपए में मिल रहा था उसको हमने 60 रुपए में कर दिया। अब ये जो बाजार में जाएगा तो 60 रुपए के रूप से बाजार में बिकेगा, तो हमारा जो अंतिम मूल्य GDP होगा वो 60 रुपए।